नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 5 का इकाई 4 का दूसरा भाग अर्थात जो व्यंजना शब्द शक्ति है उस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि जो शब्द शक्ति है ये मुख्यतः 3 प्रकार की है ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पिछले वीडियो में अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से व्यंजना शब्द शक्ति पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है शब्द शक्ति और क्या क्या हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य या व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, अर्थात उस शब्द में जो अर्थ छुपा है उसको व्यक्त करने के लिए जो शक्ति का प्रयोग होता है उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ तो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न संदर्भों में इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। अर्थ निकालने का कार्य किसी न किसी शक्ति के द्वारा होता है और उस शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया शब्द शक्ति का परिभाषा या शब्द शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण द्वारा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, गधा घास चर रहा है। इस शब्द में जो गधा शब्द का प्रयोग हुआ है वो सामान्य एक चौपाया जानवर के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात जो लिखा हुआ है वही उसका अर्थ भी निकल रहा है। तो यहाँ पे मुख्य अर्थ आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मुख्यार्थ है, अर्थात इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। लेकिन दूसरा अगर वाक्य देखते हैं, मेरा मित्र गधा है, तो किसी का मित्र गधा तो नहीं हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि गधे का कोई एक लक्षण है उसमें, अर्थात जैसे कि गधे को बेवकूफ़ माना जाता है, तो हो सकता है कि मेरा मित्र भी उसी तरह का बेवकूफ़ हो। तो यहाँ पर गधा का कोई लक्षण दिखाई देता है, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, तो पहले वाला में जो गधा का जो मुख्य अर्थ है वही आ रहा था, तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। लेकिन यहाँ पे गधे का लक्षण दिखाई दे रहा है मेरे मित्र में, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। लेकिन अगर तीसरा उदाहरण देखूं, इस देश में गधे तो घास चरते हैं और घोड़ा भूखों मरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अर्थ कुछ दूसरा ही हो गया। ठीक है, अर्थात क्या हो गया कि कम बुद्धिमान वाले लोगों को तो यहाँ रोजगार मिल जाता है, लेकिन जो ज़्यादा तेज तर्रार है उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, एक अलग ही अर्थ व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के शब्द शक्ति का वर्णन किया गया है। जो पिछला तीनों एग्जाम्पल है इससे भी स्पष्ट हो चुका था, है ना, इसमें अभिधा, इसमें लक्षणा और अंत वाला में व्यंजना। तो ही फिर से बताया जा रहा है कि काव्य प्रकाश नामक जो पुस्तक है आचार्य मम्मट द्वारा लिखा गया, उसमें 3 प्रकार के शब्द शक्ति का वर्णन किया गया है। अभिधा, है ना, जो मुख्य अर्थ देता है, लक्षणा जो उसका कोई एक लक्षण बताता है, और व्यंजना, है ना, जो अन्य ही अर्थ बताता है, जिसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे भी। ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाए और जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, और उससे निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। ठीक है, तो जब वाच्यार्थ, तो वाच्यार्थ देने वाला कौन है, तो अभिधा शब्द शक्ति है। लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ देने वाला लक्षणा शब्द शक्ति है। जब ये अपना अर्थ देके, अपना मीनिंग देके जब शांत हो जाए, ठीक है, और कोई नया शब्द शक्ति से कुछ नया ही अर्थ निकले, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। ठीक है,
अभी हम लोग उदाहरण द्वारा समझेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है। ठीक है, अर्थात हम कैसे उस पर सोचते हैं। एक ही वाक्य का अलग अलग व्यंग्यार्थ हो सकता है। ठीक है, व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत भर देती है, बाकी और अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर श्रोता या पाठक ही लगाता है। ठीक, वस्तुतः व्यंजना वास्तविक अर्थ की प्रतीति कराती है। ठीक है, अर्थात संकेत भर ही देती है। जैसे कि एक वाक्य है, संध्या हो गई। ठीक है, तो संध्या हो गई, इसका जो वाच्यार्थ है अर्थात जो मुख्य अर्थ है वो सूर्यास्त का समय हो गया। लेकिन व्यंग्यार्थ प्रयोजन के अनुरूप भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे संध्या वंदन का समय हो गया, या फिर घर चलने का समय हो गया, या पाठ बंद करने का समय हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो संध्या वंदन करने का समय हो गया, अर्थात संध्या के समय जो पूजा पाठ करना है तो पूजा पाठ करने का समय हो गया। ठीक है, वैसे ही घर चलने का समय हो गया। मानिए कोई दिन भर खेत में काम कर रहा है, तो अब संध्या हो गई, अर्थात उसको अब क्या है, घर चलने का समय हो गया है, तो उसके लिए दूसरा अर्थ हो रहा है। वैसे ही अगर तीसरा वाक्य देखें कि पाठ बंद करने का समय हो गया है, अर्थात मानिए कोई स्टूडेंट है जो दिन भर पढ़ रहा है, तो अब उसको पढ़ाई बंद करने का समय हो गया है। अर्थात क्या हो गया कि जो व्यंग्यार्थ है ये निर्भर करता है पाठक पर कि वो इसका क्या अर्थ लेना चाहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार। ठीक है, तो पहला हो गया शाब्दिक व्यंजना और दूसरा आर्थी व्यंजना। ठीक है, अर्थात अगर कोई शब्द के द्वारा वाक्य में कोई भी शब्द हो जिसके द्वारा व्यंजना शब्द शक्ति उत्पन्न हो तो वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना कहेंगे, और आर्थी व्यंजना अर्थात यहाँ पर अर्थ को ध्यान देंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो व्यंजना शब्द शक्ति होगा वहाँ पे आर्थी व्यंजना कहेंगे। देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला शाब्दिक व्यंजना, जहाँ पर व्यंजना शब्द आधारित हो, अर्थात जहाँ पर शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकलता है और उस शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रखने से व्यंग्यार्थ न निकले, वहाँ पे शाब्दिक व्यंजना होती है। अर्थात जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वही शब्द होना चाहिए। अगर उसके बदले उसका कोई पर्यायवाची वाला शब्द वहाँ पे डाल देते हैं तो अगर वहाँ पे व्यंग्यार्थ न निकले तो ऐसे परिस्थिति में शाब्दिक व्यंजना पाई जाती है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी, ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। हाँ, चिर जीवो माने हमेशा से जिंदा रहो, नहीं माने बहुत दिन तक जिंदा रहो। जोरी जुरे माने जोड़ी सलामत रहे। क्यों ना स्नेह गंभीर, नहीं बहुत स्नेह है दोनों के बीच, है ना। को घटी, कम कौन है, ए वृषभानुजा। ठीक है, यहाँ पे वृषभानुजा किसके लिए प्रयोग हुआ है, राधा के लिए, है ना। और वे हलधर के वीर, तो हलधर के वीर यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसे तो हलधर तो बलराम का नाम है ना, तो यहाँ पे कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हलधर के वीर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शाब्दिक व्यंजना है ना। काहे कि वृषभानुजा और हलधर के स्थान पर अगर कोई दूसरा शब्द रख दें, है ना, दूसरा शब्द रख दें, इसी का पर्यायवाची शब्द रख दें, तो भी इससे वो अर्थ नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जो अर्थ इससे निकल सकता है। ठीक है, तो एक तो ये अर्थ हो गया, है ना, कि राधा और कृष्ण के बारे में, उनका जोड़ी के बारे में कहा गया। इसका ये अर्थ भी निकल सकता है। ठीक है, जैसे वृषभानुजा। ठीक है, तो वृषभ
और अनुजा, है ना। वृषभानुजा के स्थान पर वृषभ जोड़ अनुजा, तो वृषभ हम लोग बोलते हैं सांड को, है ना, और उसका अनुजा अर्थात गाय, ठीक है। तो वृषभानुजा का अर्थ गाय भी हो सकता है, और हलधर जो है तो हलधर का अर्थ बैल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाय और बैल की जोड़ी का भी बात हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें शाब्दिक व्यंजना है। अगर हम लोग क्या करते हैं, वृषभानुजा के स्थान पर क्या वृषभानु सुता लिख दें, है ना, अर्थात वृषभानु की बेटी सीता के बात के संदर्भ में, और अगर बलराम शब्द रख दें, हलधर के बदले बलराम शब्द रख दें, तो क्या हो जाएगा, एक अर्थ तो प्रकट हो गया, है ना, अर्थात राधा और कृष्ण वाला बात तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया। लेकिन वो जो हम लोग बोल रहे थे कि गाय और बैल वाला, तो वो अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, अर्थात शब्द बदल देने से अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, सारा अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर शाब्दिक व्यंजना है, ठीक है। शाब्दिक व्यंजना की भी दो प्रकार होती है, एक अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना और दूसरा लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना, ठीक है। तो अभिधामूला नाम से ही स्पष्ट है, जो अभिधा शब्द जहाँ पे प्रयुक्त हो, है ना, और लक्षणामूला अर्थात जहाँ पे क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति, विशेष रूप से जो प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है उसका प्रयोग होता है, ठीक है। पहले देख लेते हैं अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना। अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी अनेकार्थी शब्द के उस अन्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है जो संयोग, विप्रयोग आदि नियामक कारणों द्वारा नियंत्रित हो। जैसे, ठीक है, एक दोहा है, मलिनी आजक है ना क्यों वा रसाल को हाल, मलिनी आजक है ना क्यों वा रसाल को हाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो रसाल शब्द है वो अनेकार्थी है, इसका अर्थ आम भी हो सकता है, इसका अर्थ प्रिय भी हो सकता है। मलिन के साहचर्य से उसका अर्थ आम का फल निर्धारित हुआ, पर रसाल प्रिय व्यक्ति या रसिया के लिए भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। लेकिन इसका व्यंग्यार्थ हुआ, हे सखी मेरे प्रिय का समाचार क्यों नहीं देती, ठीक है। वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ ज्ञात होने के कारण यहाँ पर अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना है, और शाब्दिक इसलिए कि रसाल शब्द को हटाते ही व्यंजना शब्द शक्ति खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना। लक्षणा में शब्द का मुख्य अर्थ बाधित रहता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग उदाहरण में भी देखें कि मेरा मित्र गधा है, तो यहाँ पे जो गधा का मुख्य अर्थ है वो बाधित रह जाता है, और उसका कोई एक लक्षण या बेवकूफ़ों वाला लक्षण वो सामने आता है, ठीक है। तो लक्षणा में शब्द का मुख्य अर्थ बाधित रहता है, अतः जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा का सहारा लिया जाता है उस प्रयोजन को व्यंजना करने वाली शक्ति को लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रयोजन को व्यक्त करने वाली शक्ति ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। इस पर स्पष्ट बात है कि प्रयोजनवती लक्षणा व्यंजना के प्रयोजन का आधार बनती है, ठीक है। अर्थात ऐसे में जो प्रयोजनवती लक्षणा, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वही लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना के लिए आधार बनती है। जैसे गंगायाम घोषः, ठीक है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है इसको समझने के लिए। तो अगर इसका अभिधार्थ समझते हैं, है ना, अर्थात वाक्य का जो मुख्य अर्थ है वो समझते हैं, तो क्या हो गया कि गंगा पर घोष है, ये उसका वाच्यार्थ है, घोष, ठीक है। जो अहीर लोग हैं या अभीर लोग हैं ना, उसको घोष बोलते हैं। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि गंगा पर किसी का घर हो, ठीक है। अर्थात इसका अगर लक्षार्थ ज्ञात करते हैं तो ये है कि घोष गंगा तट पर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका लक्षार्थ, ठीक है। तो पहला वाला हो गया
वाच्यार्थ, दूसरा वाला लक्ष्यार्थ। लेकिन अगर व्यंग्यार्थ का बात करें तो व्यंग्यार्थ यह है कि घोष शीतल और पवित्र है। काहे? ऐसा शीतल और पवित्र है जैसे मानो वो गंगा तट पर है। सामान्यतः हम लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, तो उसी तरह से गंगाया घोषः, इसका जो व्यंजना अर्थ निकला तो वो क्या निकला कि जो घोष है वो शीतल और पवित्र है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब हम लोग देख लेते हैं आर्थी व्यंजना। ठीक है, अर्थात जब व्यंजना अर्थ पर निर्भर हो, अर्थात जब शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे, ठीक है, तब आर्थी व्यंजना होगी। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, देख लेते हैं। हम लखी हैं मधु चंद्रिका, सुनी है कल धुनी कान, रही है मेरे प्राण तन, प्रीतम करो प्रयाण। ठीक है, तो इसका अगर अर्थ समझ लेते हैं, हम लखी हैं, ठीक है, अर्थात हम देखे हैं। ठीक है, लखी हैं अर्थात देखे हैं। ठीक है, वैसे ही मधु, मधु अर्थात वसंत। ठीक है, चंद्रिका अर्थात चांद, सुनी है कल धुनी कान। ठीक है, तो यहाँ पे धुनी कान का अर्थ क्या होता है? ध्वनि या शब्द। ठीक है, रही है मेरे प्राण तन, माने मेरे शरीर में प्राण बचे रहेंगे, प्रीतम करो प्रयाण। ठीक है, माने जो प्रिय तुम तो जाओ। ठीक है, अर्थात ये एक ऐसी घटना है जिसमें जो नायिका है वो अपने पति के विदेश गमन जाने के मन बनाने पर उसे रोकने के लिए वो बहुत तरह का बहाना करती है ना, बहुत तरह से उसको मनाने का प्रयास करती है कि मत जाओ, हाँ यहीं पे जो है हम लोग कमा लेंगे, खा लेंगे, रह लेंगे। लेकिन जब वो पति मानने से इनकार ही करता है, अर्थात उसको जाना ही है नहीं, तब जाके नायिका इस तरह का व्यंग करती है क्या कि हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है, हम देख लेंगे, हम ऐसे ही रह लेंगे, जाओ जाओ तुम तो जाओ, नहीं मेरे प्राण है तो मेरे प्राण तो रहेंगे मेरे शरीर में। ठीक है, तुम्हें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, तो तुम तो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? व्यंग है। ठीक है, तो वही बात है, अगर यहाँ पर शब्द सब बदल दिया जाए, जैसे लखी है तो लखी के हैं के स्थान पर अगर लिखा जाए कि देखी है, अगर मधु के स्थान पर लिख दिया जाए कि वसंत, चंद्रिका के स्थान पर लिख दिया जाए चांद, प्रीतम के स्थान पर लिख दिया जाए प्रिय, नहीं तो भी अर्थ पर कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थात यहाँ पर आर्थी व्यंजना है। आर्थी व्यंजना निम्न 10 विशिष्टताओं में से किसी एक के कारण अन्य का अर्थबोधन कराती है। ठीक है, तो 10 प्रकार की विशिष्टताओं का बात इसमें किया जाता है, जैसे वक्ता, श्रोता, काकू, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल, चेष्टा आदि। ठीक है, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर आर्थी व्यंजना 10 प्रकार की मानी जाती है। ठीक है, तो 10 को तो देखना संभव नहीं है, उदाहरण स्वरूप हम लोग 1-2 देख लेंगे। तो पहला जो है तो वक्तृ वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना हट। ठीक है, अर्थात क्या हो गया, जो ये वक्ता है ना, तो वक्ता के आधार पर जो आर्थी व्यंजना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण, निरखी सेज रंग रग भरी लगी उसासे लैन, कछु ना चैन चित्त में रहियो चढ़त चांदनी रैन। ठीक है, तो ये पद्माकर की महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो उन्होंने होली के दिनों में चांदनी रात में नायिका की अवस्था का वर्णन एक सखी नायक से कर रही है कि रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर वो आहें भरने लगती है ना, अर्थात नायिका आहें भरने लगती है और विकल हो जाती है। ठीक है, तो ये तो इसका मुख्य अर्थ है ना। लेकिन यहाँ पे जो व्यंग्यार्थ आ रहा है वो है कि वक्ता का ये प्रयोजन है कि नायक अत्यंत निष्ठुर है, उसे अपनी नायिका से अलग नहीं रहना चाहिए। ठीक, अगर एक दूसरे प्रकार का बात करें तो अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं।
निहचल विशिनी पै पर लख बलाक यही भांति मरकत भाजन पे मनो अमल संक शुभ कांति। ठीक है, तो नायिका की नायक से उक्ति है कि देखो कमलिनी के पत्ते पर बैठा हुआ ये बगुला इस प्रकार सुंदर दिखता है जैसे कि निर्मल मरकत मणि की थाली पर रखा हुआ शंख। ये उक्त पद्य का वाच्यार्थ है। परंतु इसका अगर व्यंग्यार्थ देखें तो कहा जा रहा है कि यह स्थान अत्यंत निर्जन और एकांत है, क्योंकि यहाँ बगुला तक किसी के डर से पंख नहीं फड़फड़ाता। यह व्यंग्यार्थ वक्ता और श्रोता से किसी अन्य अर्थात जो बलाका है ना, तो उसके द्वारा प्रतीत होता है। अतः यहाँ अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ ही जो खंड 1 का जो चारों चैप्टर है ना, तो चारों चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम लोग कल से जो इसका दूसरा खंड है ना, भारतीय काव्य शास्त्र, इस पर वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।